जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टोरेज वीडियोस को फॉलो कर रहे थे आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि हमने ये वीडियोस बनाई ही नहीं है। इवन दो आई स्टार्ट अगेन क्रिएटिंग दोज वीडियोस फॉर यू, तो आपको लगा होगा ओके AZ900 की वीडियोस आ गई हैं, AZ104 की आ गई हैं, बट वी हैव नॉट मूव फॉरवर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टोरेज। नहीं मुझे याद था, बट मैं सोच रहा था कि कुछ लोग सर्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है उन टॉपिक्स के बारे में, तो इसलिए मैंने पहले उनकी वीडियो बनाई। बट डोंट थिंक मैंने एजोर स्टोरेज को अबेंडन कर दिया था। सो गाइज, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टोरेज डिप्लॉयमेंट की, जो कि हम एजोर पोर्टल से ऑलरेडी बहुत बार क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसके साथ साथ पावरशेल और एजोर CLI के थ्रू भी सीखेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टोरेज में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि हमारा स्टोरेज एप्लीकेशन टाइप्स है, हमारे कितने टाइप के स्टोरेजेस हैं, उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं इन द रियल वर्ल्ड। सो गाइज़, आज हम उसी के बारे में, जो उसका एक मेन इंटीग्रल पार्ट है कि पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एजोर स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम स्टोरेज एप्लीकेशन टाइप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस टाइप के स्टोरेज यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्रिएट कर सकते हैं। बट इन स्टोरेज अकाउंट क्रिएशन हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी हैं। सो गाइज, आज हम सबसे पहले करेंगे कैसे हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं एजोर पोर्टल के थ्रू, विच इज़ वेरी सिंपल, लेकिन उनके कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ज़रूर जानेंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर कहेंगे, हर्ष, हमने जो अभी लास्ट वीडियो देखी आपकी AZ900 में, हाँ उसमें भी तो आपने स्टेप बाय स्टेप बताया था। यस गाइस, मैंने ज़रूर बताया था, लेकिन मैंने उसमें पावरशेल और एजोर CLI के थ्रू नहीं बताया था कि स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सो आज एज अ पार्ट ऑफ एजोर स्टोरेज ट्रेनिंग वीडियोस हम वो भी सीखेंगे, बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब आप रियल वर्ल्ड में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जब स्टोरेज प्रोवाइड करवाते हैं, ऑब्वियसली सम टाइम यू हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट एट द सेम टाइम। तब आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, या आपके पास पावरशेल या एक एजोर CLI वे होना चाहिए, जिससे आप क्विकेस्ट वे में या क्विकेस्ट तरीके से, नॉट क्विकी बिकॉज थोड़ा टंग ट्विस्टर वर्ड जैसे हो गए थे, सो सॉरी अबाउट दैट। सो हम एक्चुअली क्रिएट करना चाहेंगे जल्दी से जल्दी, और अगर हम स्क्रिप्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कमांड्स अवेलेबल हैं, और I think it's pretty simple to create Microsoft Azure Storage account using PowerShell and Azure CLI. So guys, आज हम वो सब स्टेप सीखेंगे, तो आप कहेंगे हाँ हर्ष, ये एक्चुअली काफ़ी सिंपल था। एंड डोंट वरी, लाइकवाइज जो मेरी AZ104 और AZ900 की जो वीडियोस की काफ़ी लंबी होती हैं, उतने नहीं होगी, क्योंकि आज हम सिर्फ कवर करेंगे स्टोरेज अकाउंट क्रिएशन। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बाद उसका आएगी एक्सेसिबिलिटी, कि कैसे हम नेटवर्क एक्सेस करवा पाएंगे हमारे स्टोरेज अकाउंट में या हमारी स्टोरेजेस में। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, और उसके बाद हमारी कुछ लैब्स है और एजोर स्टोरेज की हमारी वीडियो फिनिश हो जाएगी, और हम मोर ओवर फोकस करेंगे फिर हमारी AZ900 और हमारी जो AZ104 है उसके साथ साथ। सो गाइज, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, और हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। आपको ऑलरेडी थ्योरी पता है, स्टिल मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो। सो गाइज, लेट्स बिगिन। सो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे एजोर पोर्टल से। और एजोर पोर्टल के अंदर स्टोरेज अकाउंट्स को क्रिएट करना आप सब लोगों को आता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा बस उसके बारे में, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम पावरशेल और एजोर CLI से क्रिएट करेंगे हमारे स्टोरेज अकाउंट्स। सो गाइज, स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर में हमारे पास जब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दो टाइप के स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के ऑप्शन देता है। अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन हैं हमारे, स्टोरेज अकाउंट्स और स्टोरेज अकाउंट्स क्लासिक। सो गाइज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टोरेज अकाउंट जो क्लासिक है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे पुराने रिसोर्सेज हैं और जो कुछ एक रिसोर्सेज अभी जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजोर में, उनके कुछ जो स्टोरेज अकाउंट्स जो क्रिएट होते थे पहले, वो उनके लिए क्लासिक स्टेप होते थे, मतलब क्लासिक डिप्लॉयमेंट होती थी, और ये कह सकते हैं क्लासिक पोर्टल होता था। और ऑब्वियसली अब तो काफ़ी चेंज है, और जो आज के पोर्टल हैं या जो आज के रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे हमारे ARM बेस्ड हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको हम एजोर रिसोर्स मैनेजर बेस्ड पोर्टल रिसोर्सेज कहते हैं। तो गाइज, अगर हमारे ARM बेस्ड रिसोर्सेज हैं, जो कि आज जितने भी हमारे ऑप्शंस
अवेलेबल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्रिएट करना है स्टोरेज अकाउंट्स में जाके, स्टोरेज अकाउंट हमारा। अदरवाइज जो हमारे पुराने रिसोर्सेज हैं, अगर कोई एक अभी भी एग्जिस्टेड है तो उसके लिए आपको स्टोरेज अकाउंट्स क्लासिक में जाके क्रिएट करना है। बट ऑब्वियसली एज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड जो अभी हमारे चल रहे हैं ARM बेस्ड हैं, सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि स्टोरेज अकाउंट्स ही आपने चूज़ करना है। सो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टोरेज अकाउंट्स में। सो ऑब्वियसली वहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक स्टोरेज अकाउंट एग्जिस्टेड है और आप देख सकते हैं कि ये स्टोरेज अकाउंट हमारा क्लाउड शेल स्टोरेज के लिए है। तो जो हमने यहाँ पर क्लिक किया था या जो भी हम क्लिक करेंगे पहली बार, सो ऑटोमेटिकली वो हमें एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। सो गाइज ये वो स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं, कमांड सेव करते हैं हमारे इस एज़्योर क्लाउड शेल में, वो ऑटोमेटिकली हमारा सेव होता है इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट में। हाउएवर ये हमारे जो सेकंड सेशन है उसमें बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जो नया हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। सो उसके लिए हम आएंगे, क्लिक करेंगे ऐड पे, और ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन होगी लाइक दिस। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपका स्टोरेज अकाउंट करेक्ट है जिसके अंदर आप अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद हमने चूज़ करना है ऑब्वियसली हमारा रिसोर्स ग्रुप। सो मेरा रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है अभी, HVM, मैं उसी को चूज़ करूँगा। और यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा हर्ष एरिना पोर्टल, जिसमें थोड़ा इजी रहेगा समझ आने में। सो आप यहाँ पर कैपिटल स्मॉल कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक द सेम जैसे कि आप ब्लॉब स्टोरेज बनाते हैं तो वहाँ पर आपके स्मॉल कैरेक्टर ही चलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस जो आपको याद रखनी है स्टोरेज अकाउंट नेम्स क्रिएट करते वक्त, कि जब भी आप इसे क्रिएट करें तो ये जो नेम हैं आपके, वो आपके यूनिक होने चाहिए। क्योंकि देखिए कितने लोग आपके स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ये आपका रिकॉग्नाइज होगा। जो आपकी सर्विस है उसमें आपका एक लिंक जनरेट होता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्रिएट होने के बाद, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि स्टोरेज अकाउंट नेम्स क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूनिक नेम जनरेट करना। सो आपको ये याद रखना है। सो उसके बाद गाइज हमारा है रीजन। ऑल्दो ये जो HVM रिसोर्स ग्रुप मैंने ईस्ट US2 में क्रिएट किया है, आप चाहें तो किसी भी रीजन में आप ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि जिस आपका रिसोर्स ग्रुप जिस भी रीजन में है उसी रीजन में आपको ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है। फिलहाल मैं आपका सेम यूज़ कर लेता हूँ जो कि है हमारा नॉट वेस्ट US2, ईस्ट US2, बिकॉज यहाँ पर मेरे मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल होते हैं इसलिए। उसके बाद गाइज हमारे पास आता है परफॉर्मेंस का। सो गाइज परफॉर्मेंस के ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। सो यहाँ पर हम बात करें स्टैंडर्ड, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं हमारी HDD जो कि नॉर्मल SATA ड्राइव है। और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो हम बात कर रहे हैं SSD की, राइट, जिसकी हाई परफॉर्मेंस होती है, हाई IOPS होते हैं जो आपके IOPS में कहे जाते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम, और जिसके ज़्यादा होते हैं उतनी परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि उतनी फास्ट आपका रीड राइट एक्सेस होता है आपकी स्टोरेज के अंदर। हाउएवर यहाँ पर आपके पास प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, पेज ब्लॉब्स, फाइल शेयर्स और ब्लॉक ब्लॉब्स। और इन तीनों के बारे में मैंने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं हमारी जो एज़्योर स्टोरेज की, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है अभी भी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो प्रीमियम स्टोरेज में ये ऑप्शन अवेलेबल है। और ऑब्वियसली अगर मैं एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर में अगर फाइल शेयर्स की बात करूँ तो येस, इट इज़ रियली अ ग्रेट वे फॉर मी टू शेयर अ सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वो भी प्रीमियम स्टोरेज पे जो कि परफॉर्मेंस बहुत हाई देता है। तो कितनी ही हैवी फाइल हो, आपके रीड राइट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली चलेंगे और वो भी फास्ट चलेंगे। सो जितने भी यूजर्स हैं दे इज गोना बी रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ रीड एंड राइट डेटा इनसाइड दिस फाइल शेयर। और उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि डेटा रीड राइट जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी वो कॉपी पेस्ट एक्सेस एडिटिंग सब कर पाएंगे। सो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है आपको देने के लिए, लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन है गाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा अंडर रिडंडेंसी। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिडंडेंसी ऑप्शन है या फिर स्टोरेज रेप्लिकेशन टाइप आपका अवेलेबल है, वो है लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, जिसका मतलब है सेम डेटा सेंटर में जो कि हमारा इस टाइम पे ईस्ट US2 है, उसके अंदर जो हमारी स्टोरेज यूनिट है डेटा सेंटर में, उस एक डेटा सेंटर में उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में जितनी भी स्टोरेज यूनिट है वहीं पे आपका डेटा कॉपी होगा। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उस डेटा सेंटर में
तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा जब तक वो उस इशू को फिक्स नहीं कर लेते। और किसी रीज़न से अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है, आई मीन पूरा का पूरा डेटा सेंटर किसी रीज़न से ख़राब हो जाता है, देन यू आर नॉट एबल टू रिकवर योर डेटा। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ऑल दो माइक्रोसॉफ्ट के पास खुद के कुछ तरीके हैं इनको रिस्टोर करने के। ये मैं बस अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर कहना चाहूँगा, बिकॉज आई हैड सम टाइम इन द पास्ट जब एक कस्टमर, ब्राज़ील के कस्टमर ने डेटा डिलीट कर दिया था। हालांकि मैंने उससे पूछा था कि हे कि आपको श्योरिटी है आप ये डेटा डिलीट करना चाहते, तो उसने पता नहीं मिसअंडरस्टूड किया था या क्या था, बिकॉज उसने वहाँ पर किया था येस आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने उसी को डिलीट करने को बोला था और उसने डिलीट कर दिया था और बाद में बोलता कि मुझे ये डिलीट नहीं करना था। सो गाइज इट टुक अप्रॉक्सीमेट 40 डेज, उसके बाद डेटा रिकवर हुआ, बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड मुश्किल होता है काफ़ी। सो अगर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे गाइस तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा है जनरल पर्पस V2 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा अकाउंट क्रिएट करेगा। और दूसरा जो एडवांटेज हमें मिलता है, यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स की हमें रिडंडेंसी मिल जाती है, जैसे कि लोकली रिडंडेंट स्टोरेज तो आपको मैंने बता ही दिया है, राइट। नेक्स्ट है हमारा जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जिसका मतलब है दूसरे रीजन में आपका डेटा कॉपी होगा। सो अगर एक डेटा सेंटर में या एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती भी है, दूसरे रीजन से डेटा आपका रिकवर हो जाएगा इजीली, कोई इशू नहीं है। और दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास गाइस, अगर थोड़ा सा आप कॉस्ट कम करना चाहते हैं एज कंपेयर टू जियो रिडंडेंट स्टोरेज, वो है हमारा जोन रिडंडेंट स्टोरेज, जिसका मतलब है जो हमारे एज़्योर रीजन में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी जोन्स रहते हैं या डिफरेंट डेटा सेंटर रहते हैं, क्योंकि उनकी डिफरेंट ही पावर सप्लाई होती है, डिफरेंट ही उनका नेटवर्क एक्सेस होता है, तो वो सारे के सारे बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से आपका डेटा रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम अनदर अवेलेबिलिटी जोन। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में कोई इशू आया सो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में वो नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनकी अलग ही पावर सप्लाई, नेटवर्क एक्सेस सब कुछ अलग होता है, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है उनको अफेक्ट करना। उसके बाद गाइस हमारा है जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, और एक्चुअली ये सारे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारी एज़्योर स्टोरेज में, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, देखा टंग ट्विस्टर है, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, अगर आप थोड़ा जल्दी बोलेंगे तो थोड़ा यहाँ पे टंग ट्विस्ट होगी आपकी, सो सॉरी अबाउट माई टंग ट्विस्ट है। सो गाइज इसमें हमारा क्या रहेगा, जो डेटा है हमारा दूसरे रीजन में और बल्कि उसके साथ साथ दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में जाके सेव होगा। तो ये बहुत ही थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है, बट बहुत ही रेयर कंडीशन होगी, आपका डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा। इन एनी सेंस डेटा रिकवरी के सिनेरियो में इज़ द हाईली रेकमेंड ऑप्शंस फॉर यू, अगर आपका हाईली क्रिटिकल डेटा आपका सेव हो रहा है फिलहाल इस स्टोरेज अकाउंट में। एनीवे इस प्रैक्टिस के लिए हम लोकली रिडंडेंट स्टोरेज ऑप्शन चूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे एडवांस में। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इनेबल सिक्योर ट्रांसफ़र ऑप्शन अवेलेबल है, जिसका मतलब है हम जितने भी हमारे पोर्ट नंबर हैं वो हम यूज़ करेंगे हमारे HTTPS, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि लोग आपका मतलब डेटा ब्रीच हुआ है, डेटा हाईजैक हो गया है या हैक हो गया है। सो गाइज वहाँ पर वो प्रोटोकॉल आपका मोस्ट लाइकली सिक्योर नहीं होता, और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो गाइज ये बहुत थोड़ा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा फुलिश एक स्टेप रहता है, बिकॉज आप वहाँ पर डेटा स्टोर कर रहे हैं जहाँ पर हैकर्स या जो हमारे इंट्रूडर्स हैं वो आपके डेटा को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। इसीलिए इनेबल सिक्योर ट्रांसफ़र इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, और माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पर आपका डेटा सिक्योर रखता है। तो आई हाईली बिलीव इन माइक्रोसॉफ्ट 3500 डेटा सिक्योरिटी इंजीनियर्स कि उन्होंने ऑब्वियसली काम ऐसा कुछ किया होगा कि जिससे हमारा डेटा सिक्योर होगा और कोई इशू नहीं आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट है हमारा गाइस इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एन्क्रिप्शन। नंबर वन थिंग, अगर आपने ये इनेबल किया तो डिसेबल नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये वहाँ पर आपका कंसर्न आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस लेवल पे या एप्लीकेशन लेवल पे एन्क्रिप्शन तो लगती ही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, लेकिन डबल एन्क्रिप्शन अगर आप लगाना चाहते हैं सो गाइस आपको ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। इसका एडवांटेज ये होगा, जैसे ही डेटा आपका स्टोरेज यूनिट्स में पहुँचेगा, मतलब मैं हार्डवेयर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पर एक और एन्क्रिप्शन इनेबल करेगा जो कि ऑलमोस्ट और आई कैन से हाईली
नॉट पॉसिबल कि वो डेटा किसी तरीके से हैक हो जाए या इंटरसेप्ट हो जाए ड्यूरिंग एक्सेसिबिलिटी। तो आपका डेटा बहुत सिक्योर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज यूनिट्स में और आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज थर्ड हमारा है इनेबल ब्लॉब पब्लिक एक्सेस। सो ये ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका जो ब्लॉब स्टोरेज में डेटा है वो पब्लिकली एक्सेस हो, तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली वी वुड लाइक टू यूज़। क्योंकि कभी कभी हम एप्लीकेशंस हैं या हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर हमारा ब्लॉब स्टोरेज यूज़ करते हैं, तो ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये इनेबल ही रखिएगा। सिमिलरली इनेबल स्टोरेज एक्सेस की अकाउंट की एक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनेबल रखिएगा। फिलहाल मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन या आने वाली जो AZ900 या फिर AZ104 की वीडियोज़ हैं उसमें मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। नेक्स्ट गाइस हमारा है मिनिमम TLS वर्जन। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट और वी ऑल रेकमेंड कि हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 1.2 वही रहना चाहिए, विच इनेबल्स बेटर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड बेटर वे टू एनक्रिप्ट योर डेटा। बट अगेन अगर आपकी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है जो 1.0 या 1.1 भी सपोर्ट करे, सो इट्स अप टू यू हाउ डू यू लाइक टू इनेबल इट। नेक्स्ट गाइस हमारा है डेटा लेक स्टोरेज Gen 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे इनेबल करते हैं सो आपके पास परफॉर्मेंस बेटर, आपका जो फाइल लेवल एक्सेस है वो आपका इनेबल हो जाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है आपके एजोर ब्लॉब स्टोरेज की। बेसिकली डेटा लेक स्टोरेज है क्या गाइज, ये है एक तरह से कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज करता है जहाँ पर आपका पेटा बाइट्स या फिर जेटा बाइट या फिर टेराबाइट्स, तो मैं क्या ही कहूँगा क्योंकि बहुत छोटा है पेटाबाइट्स के अकॉर्डिंगली। सो बताने का मतलब है आपके पास टेराबाइट्स मतलब 1000 टेराबाइट्स ऑफ डेटा है आपके पास और आपको ये भी नहीं पता उसमें क्या डेटा है, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, स्टोरेज अकाउंट में। और स्टोरेज अकाउंट में इतना सारा डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज में। और ब्लॉब स्टोरेज के अंदर क्या है गाइस, वो आपके डेटा को समझता ही नहीं है, उसको सिर्फ एक चीज़ समझ आती है ब्लॉब स्टोरेज को, 0 और 1। तो इसीलिए कोई भी फाइल टाइप उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करती, उसको बस ये लगता है हाँ जस्ट कम विद द डेटा 01 01 01 और वो डेटा को सेव करता रहता है। लेकिन जब आप डेटा लेक स्टोरेज Gen 2 को इनेबल करेंगे तो वहाँ पर आपका हिरार्किकल आपका जो नेम स्पेस है वो इनेबल हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आपका एक फोल्डर है उसमें एक और सब फोल्डर है, उसमें एक और सब फोल्डर है, या फिर करते करते आप कितना भी लंबा आपके डेटा आपका फाइल उसमें स्टोर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो रिव्यू करेगा। और इसीलिए इसको बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जिस भी टाइप का डेटा है वो इंटरैक्टिव वे में आपको दिखाएगा भी और आपके ब्लॉब स्टोरेज को भी मतलब इस तरीके से एक इंटेलिजेंट बता देगा या बना देगा, ताकि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी आपकी जो वेबसाइट्स है वो डेटा को एक्सेस करना चाहेगी तो उसको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होगा कि कहाँ जाके उस फाइल को एक्सेस करना है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से प्रॉपर बन जाएगा इसको इनेबल करने के बाद। उसके साथ साथ गाइज हमारी कुछ सिक्योरिटी भी इनेबल हो जाती हैं और हम इन फाइल्स को या हमारे जितने भी डेटा है जो उसमें है उसको हम एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से मैनेज कर पाते हैं। तो ये दूसरा उसका एडवांटेज है। बट अभी के लिए बस इतना याद रखिए, इट कैन हेल्प यू टू मेक योर एजोर ब्लॉब स्टोरेज टू ईजिली अंडरस्टैंड कि कहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल है और उसके ऊपर हम हाई लेवल की सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो जस्ट आपको बताने के लिए नेटवर्क फाइल शेयर वर्जन 3 हमारा करंटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन में, तो मैं अभी इसको अवॉइड कर देता हूँ। एक्सेस टियर ऑब्वियसली हमारे पास हॉट और कूल है। सो हॉट हमारा थोड़ा चीप रहेगा एज कम्पेयर टू कूल, बट हॉट हमारा 24/7 एक्सेस के लिए अवेलेबल होता है, मतलब उसको यूज़ किया जाता है। और जहाँ कूल है वहाँ पे मतलब कभी कभी एक्सेस किया जाता है। वैसे तो एक और एक्सेस टियर होता है आर्काइव, वो हमारा ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट होने के बाद हमें दिखता है, बट फिलहाल ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं और मैं यहाँ पर हॉट चूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जो यूज़र्स हैं वो 24/7 मेरे डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारा है गाइस एजोर फाइल्स, जो कि हमारा इनेबल करता है लार्ज फाइल्स। सो लार्ज फाइल्स का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स से 1000 GB की एक फ़ाइल है तो वो अपलोड कर पाएगा एजोर फाइल्स में।
Otherwise 100 MB 200 MB is a maximum limit based on SMB 3.0 protocol. So यहाँ पर ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. ऑल्दो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अगर आप जियो रिडंडेंट स्टोरेज चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपको बता रहा है कि लार्ज फाइल शेयर अकाउंट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट टू जियो रिडंडेंट स्टोरेज बिकॉज वो कॉपी होना एकदम से मुश्किल हो जाएगा. सो या जस्ट कीप इन योर माइंड लोकली रिडंडेंट स्टोरेज इज गुड फॉर Azure file, large file shares. टेबल एंड क्यूज गाइज, ये हमारा कस्टमर मैनेज कीज़ के बारे में बात कर रहा है. अगर आपके पास सर्टिफिकेट सर्वर है या सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, सो वहाँ पर आप अपनी कीज़ जनरेट कर सकते हैं जो आपके डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगी माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज में डेटा सेव करने के बाद. तो ये आप कर सकते हैं. आप अपने कस्टमर मैनेज्ड कीज़ को यूज़ करके आपके डेटा को स्टोर कर सकते हैं बिकॉज आप मे भी नहीं चाहते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम कीज़ आपके डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करें. कुछ कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है लाइक सीक्रेट वन लाइक एरिया 51 इन लास वेगास नवेडा. तो वहाँ पर आप समझ सकते हो. और आजकल तो इंडिया में भी थोड़ा सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स है. तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट चाहे कि नो आई डोंट वांट कि माइक्रोसॉफ्ट मेरी कीज़ को मैनेज करे डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, तो वहाँ पर ये फीचर है. सो इफ़ यू वांट टू इनेबल इट, इट्स अ गुड फीचर. बट रिमेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर एनक्रिप्शन और दिस टेबल एंड क्यूज़ जो हमारा कस्टमर मैनेज्ड कीज़ है, ये दोनों एक बार इनेबल हुए तो डिसेबल नहीं होंगे. ऑलराइट गाइस, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेटवर्किंग में. सो हमारे पास 3 ऑप्शन है. पब्लिक एंडपॉइंट ऑल नेटवर्क्स. इट मीन्स इट डजंट मैटर, आप चाहे घर बैठे हैं, आप चाहे ऑफिस बैठे हैं, चाहे आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, कहीं से भी, और ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क आपके सपोर्ट करेगा आपके स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए. अगर आप चाहते हैं कि आपका पब्लिक एंड पॉइंट तो बना रहे बट सेलेक्टेड नेटवर्क रहे, उसके लिए वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने पड़ते हैं लाइक स्पेसिफिक सबनेट्स आपके सपोर्ट करें, तो आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं और आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ये चीज़ हैंडल कर सकते हैं. ऑल्दो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क, अप टू यू. मैं नहीं चाहूँगा बट दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. और प्राइवेट एंड पॉइंट, ओनली सेलेक्टेड पीपल और सेलेक्टेड IP एड्रेस और सेलेक्टेड सबनेट आपके डेटा को या फिर आपके स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस कर पाएँ, वो आपका थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट एंड पॉइंट में. बट फिलहाल पब्लिक एक्सेस इज गुड फॉर मी. सो अभी आप नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है राउटिंग प्रेफरेंसेस. सो ऑब्वियसली मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट की बिलीव करता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ और सर्विसेज हैं जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंट है. यू ऑलरेडी नो सिक्योरिटी एडवाइज़र, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टोरेज अकाउंट कितनी बार यूज़ हुआ है, किसने यूज़ किया है, एनोनिमसली किसने यूज़ किया. तो मतलब आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग होगी. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट हॉप मतलब लास्ट जो एक्सेस था वो कहाँ था. तो ये बहुत ईजिली हम माइक्रोसॉफ्ट से पूछ सकते हैं इन आवर सपोर्ट कॉल, अगर उनको बाउंडेशन नहीं है और वो ओपनली हमारी हेल्प कर सकते हैं. तो इंटरनेट राउटिंग इज़ नॉट बैड बट एट द मोमेंट यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिनेरियो जो माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है और वी ऑल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स रेकमेंड टू एवरीवन. सो ये हमारा बेटर ऑप्शन है. नेक्स्ट अगर हम डेटा प्रोटेक्शन में जाएंगे गाइस, तो यहाँ पर हमारे 2 फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होते हैं. वो है सॉफ्ट डिलीट फॉर कंटेनर्स एंड सॉफ्ट डिलीट फॉर फाइल शेयर्स. सो हमारा सॉफ्ट डिलीट है क्या? सो बेसिकली गाइज ये कुछ ऑफिस 365 में जो हमारा शेयर पॉइंट है और उसमें हमारी जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी होती है, अगर हम एक फ़ाइल को डिलीट कर दें एक्सीडेंटली, वो एक्चुअली एक रिसाइकल बिन में चली जाती है. सिमिलरली हमारा सॉफ्ट डिलीट वहाँ पर काम करता है. ये एक तरह का रिसाइकल बिन है, लेकिन इस रिसाइकल बिन में हमारा 7 डेज तक कंटेनर या आपके फाइल शेयर्स जो भी फाइल्स या डेटा डिलीट हुआ है वो स्टोर रहेगा. उसके बाद ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा. आप चाहें तो ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं लाइक फ्रॉम 7 to 99, अप टू यू, ये आपकी मर्जी है. तो आपका डेटा उतना तक स्टोर रहेगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा. इट्स अ गुड ऑप्शन बिकॉज मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट डिज़ास्टर रिकवरी में काम करता था और हमने स्टोरेज टीम को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप डिज़ास्टर रिकवरी टीम के ऊपर डिपेंडेंट की बजाय आप सॉफ्ट डिलीट का एक ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा डिलीट होता है तो मतलब यूजर्स डायरेक्टली आपके रिसाइकल बिन या जो भी हमारे सॉफ्ट डिलीट का जो एक फोल्डर है वहाँ जाके उनको रिकवर कर सकता है विद इन द लिमिटेड टाइम जो भी आप देंगे. तो फाइनली आफ्टर 1.5 ईयर और 2 ईयर्स उन्होंने सुना, ऑल्दो मैं माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉप कर चुका हूँ, जॉब छोड़ चुका हूँ, बट स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन.
सो हमारा नेक्स्ट है गाइज न्यू टैग्स, और ऑब्वियसली टैग यू अंडरस्टैंड कि ये आप असाइन कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कि कितना स्टोरेज हमारा यूज़ हुआ है, कंज्यूम हुआ है बेस्ड ऑन स्टोरेज। आप इसे असाइन कर सकते हैं लाइक सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम। तो टैग्स हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं रिव्यू करने में। सो दो अगर आपको सारी सेटिंग्स ठीक लग रही हैं, सो इन जस्ट अ सेकेंड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा क्रिएट, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इन एजोर पोर्टल। सो इज़ दैट सिंपल, नॉट एट ऑल अ डिफ़िकल्ट टास्क। और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत आसान ऑप्शन है और आप सब लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं, और आपने किया भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप पहली बार देख रहे हैं, बिकॉज हमें जो पुरानी स्टोरेज हमने सीखी है, एजोर फाइल्स हमने सीखा है, हमने क्यू स्टोरेज की बात की है, टेबल स्टोरेज की बात की है, और वहाँ सब, और इवन इनफैक्ट ब्लॉब स्टोरेज के बारे में हमने प्रैक्टिकल किया था। तो उसका सबसे पहला स्टेप था हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना। लेकिन अगर आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारा कुछ ऑप्शंस वहाँ पर नहीं डिस्कस किए थे, मैंने कुछ ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए थे बट उसके बाद नहीं। और ऑब्वियसली मैंने आपको पावरशेल और एजोर CLI से भी नहीं बताया था कि स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सो अब आज अभी मैं इनफैक्ट इसके बनने के बाद, क्रिएट होने के बाद एजोर पोर्टल के अंदर मैं आपको शेयर करूँगा। सो अभी हम इस डिप्लॉयमेंट का वेट करेंगे कि ये कंप्लीट हो, और मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा कि क्रिएट होने के बाद भी आप चाहते हैं तो अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली गाइज हमारी डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट हो गई है। सो लेट्स गो टू रिसोर्स। सो क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स, और गो टू रिसोर्स में जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंडर प्रॉपर्टीज़ वी हैव इनेबल्ड, हॉट, इनेबल, डिसेबल, ये सारे ऑप्शंस हमारे इनेबल डिसेबल हैं। तो आप इनको रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको इनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट फ्रॉम एजोर पोर्टल। आप ज़रूर कहेंगे हर्ष, we know that, but guys that's fine with me, but this is a part of Azure Storage। so जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी informative ज़रूर रहेगा। so yeah, we have successfully created, now let's go to guys, हम जाते हैं हमारे PowerShell में और वहाँ से सीखते हैं कि कैसे PowerShell और Azure CLI से हम क्रिएट कर पाएंगे हमारा स्टोरेज अकाउंट, जो कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ऑलराइट गाइज, सो फाइनली हम हमारे एजोर पोर्टल में हैं और हम क्लाउड शेल को यूज़ करके पावरशेल और एजोर CLI से स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टोरेज अकाउंट हैं, और जिनमें से हमने हर्ष एरिना पोर्टल हमने जो अभी स्टोरेज अकाउंट बनाया था वो है। और गाइज जैसा कि मैंने कहा, पावरशेल और एजोर CLI इज़ अ पावरफुल वे टू स्टार्ट क्रिएटिंग योर रिसोर्सेज इन माइक्रोसॉफ्ट एजोर। और उन लोगों के लिए जो स्पेशली एजोर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जानते हैं कि जब वो रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो कितना टाइम लगता है। सो गाइस, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एजोर पावरशेल से क्रिएट करेंगे, मतलब पावरशेल कमांड को यूज़ करके हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम CLI यूज़ करेंगे। सो उसके लिए मैं जाऊँगा गाइज हमारे क्लाउड शेल में। सो क्लाउड शेल हमारा रेडी हो जाएगा इन जस्ट सेकेंड्स, इन फ्यू सेकेंड्स। और उसके साथ साथ गाइज जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही आसान है, और मैं आपके लिए कमांड्स हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। आपको सिंपली वो फाइल डाउनलोड करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उस फाइल को एक्सेस करने में। और उसके साथ साथ गाइज आप चाहें तो ये कमांड भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी लगेगा कि कैसे आप अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, जस्ट कुछ कमांड्स हैं, बट आपको सही तरीके से जस्ट फॉलो करना है। सो सबसे पहले हमारा है, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ स्टोरेज अकाउंट। सो जस्ट टाइप न्यू डैश स्टोरेज अकाउंट। उसके बाद नाम क्या देना चाहूँगा मैं स्टोरेज अकाउंट का, सो कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं देना चाहूँगा यहाँ पर हर्ष एरिना पावरशेल, ताकि आप थोड़ा इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कहाँ पर मैं ये बनाना चाहता हूँ, रिसोर्स ग्रुप नेम की बजाय मैं जस्ट रिसोर्स ग्रुप का नाम देना चाहूँगा HVM। ये भी ठीक है कि क्योंकि, और अगर आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं किया है सो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइज हमारा SKU नेम्स। SKU नेम्स का मतलब होता है कि आपके पास किस टाइप का स्टोरेज एप्लीकेशन टाइप आपको इनेबल करना है। स्टैंडर्ड हमारा है LRS, फिर है हमारा GRS, या है हमारा ZRS। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल मैं GRS यहाँ पर इनेबल करता हूँ। सो उसके बाद हमारे पास आएगा
कौन सी लोकेशन में आप ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। चाहे तो आप ये सेम यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले की थी, या कोई भी दूसरी आपको यूज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारा है काइंड का मतलब किस टाइप का हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ स्टोरेज V2, सो जो कि वर्जन 2 है। तो बस सिर्फ इतनी कमांड आपको टाइप करनी है और जैसे आप प्रेस एंटर करेंगे, सो वाओ, न्यू AZ storage account, cannot validate argument on parameter skew name, standard, see guys, typo, I told you, आपको मुझे रिमाइंड करवाना पड़ेगा बार बार कि हर्ष यहाँ पे गलती हुई है। तो ये डैश नहीं है गाइज, यहाँ पर अंडरस्कोर आएगा, राइट। सो ये गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हूँ इस चीज़ में, और मैं श्योर हूँ आप ये माइंड नहीं करेंगे। सो जस्ट प्रेस एंटर, और अगर सब ठीक रहा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो देखिए गाइज, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जैसे कि आपका एरर आता है, आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर आपकी गलती, आपको मिस्टेक समझ आ जाएगी, और आपका प्रॉब्लम जो आपको ट्रबल शूटिंग स्किल्स है वो आपके डेवलप हो जाएंगे। और मैं आई थिंक काफ़ी वीडियोस में कह भी चुका हूँ। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि जब भी मैं आपको कुछ चीज़ सिखाता हूँ वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और आई रियली लाइक इट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको वहाँ बताऊँ कि कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। एनीवे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर आप कमांड में चाहें तो आप कुछ और पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, लाइक XSTS, वेदर आपको हॉट या कोल्ड या आई मीन कूल रखना है तो आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। उसके साथ गाइज अगर आप देखना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है। अभी यहाँ पर पोर्टल में इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है, और यही मैं कह रहा था, यही ब्यूटी है हमारे पावरशेल की। तो इसको देखने के लिए गाइज हमारे पास कमांड है गेट, लेट मी ट्राई टू टाइप get -AZ storage account। सो जैसे मैं प्रेस एंटर करूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मुझे सारे के सारे जितने भी स्टोरेज अकाउंट है वो हमें दिखा रहा है। मेरे को पोर्टल वाला भी दिखा रहा है, पावरशेल भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेगा। अब फाइनली आ गया है वो। सो आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अगर मैं पावरशेल की जगह चेक करूं, जो कि थोड़ा बे मेटल मुझे लगता है और बहुत ही ईजी लगता है इन चीज़ों को क्रिएट करना और एक्सेस करना, एंड दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेटर लव्स पावरशेल और दीज एजोर CLI। बट एनीवे, यू गेट माई पॉइंट हियर। सो लेट मी डू वन थिंग गाइज, अब हम चलते हैं एजोर CLI में। वहाँ पर भी कमांड सिमिलर है गाइज, जैसे अभी हमने जो सीखी है सिमिलर, ये कुछ ज़्यादा आपको नया कुछ लगेगा नहीं। हाँ, उनके पैरामीटर, उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कमांड यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आएगी, टैब को लगाने के बाद आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं AZ स्टोरेज अकाउंट क्रिएट। उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या है, नेम, राइट। हमने नाम बताना है, किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं हमारा स्टोरेज अकाउंट। सो हर्ष एरिना, इसको नाम देता हूँ CLI, आई थिंक यही बेटर रहेगा। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, HVM। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज़ है, सिमिलरली आप चाहें तो स्क्यू दे सकते हैं या फिर लोकेशन है मेरा ईस्ट US2 के बाद हमारे पास स्क्यू का नाम क्या है, जो स्क्यू का नेम है वो है हमारा स्टैंडर्ड, ये करेक्ट होना चाहिए बिकॉज मैं कोई गलती नहीं चाहता। और ZRS, राइट, इंस्टेड ऑफ LRS मैं यहाँ पर ZRS करता हूँ बिकॉज पिछला हमने GRS किया था। सो ZRS करने के बाद हमारे पास आता है किस टाइप का अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे स्टोरेज V2। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है, बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर है, ओनली द फॉर्मेट इज़ अ डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जो स्ट्रक्चर है, जो बिहाइंड द सीन है, वो सेम ही काम करेगा, जो ऑटोमेशन है वो सेम ही काम करेगी। सो प्रेस एंटर। अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू स्टोरेज अकाउंट फॉर अस। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा गाइज, वाओ, इट्स रनिंग नाउ। सो यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा कि ये हमें जो फॉर्मेट देगा, जो रिजल्ट देगा, वो हमारे जेसन फॉर्मेट में देगा, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलेगी। सो गाइज, हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, वो की है ये गाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉब स्टोरेज है, DFS फाइल। तो यहाँ पर जो blob.co.windows.net जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको कॉमन मिलेगा हर एक स्टोरेज अकाउंट में। डिफरेंस क्या मिलेगा,
हर्ष एरिना CLI। मैं इसी की बात कर रहा था कि आपका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए जो किसी और ने बनाया है, क्योंकि अगर ये सेम होगा तो गाइज आपका जो स्टोरेज अकाउंट है वो मैच कर जाएगा और ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगी। और जब आप अपनी एप्लीकेशन में ये इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे या ये ब्लॉग का जो URL ऐड करेंगे तो आप कहेंगे ये तो मेरा डेटा नहीं है, पॉसिबल ये किसी और का भी हो सकता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट आपको रेकमेंड करता है कि ये नेम यूनिक होने चाहिए। इसके साथ साथ गाइज अगर हम ये जैसे आप देख सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, अगर मैं सब के सब अगर मैं देखना चाहूँ मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, कमांड है AZ स्टोरेज अकाउंट लिस्ट। जैसे मैं ये AZ स्पेस स्टोरेज स्पेस अकाउंट स्पेस लिस्ट करके एंटर करूँगा, जितने भी मेरे पास स्टोरेज अकाउंट्स हैं उन सबको JSON फॉर्मेट में ये शो कर देगा। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या एक्चुअली में उसने शो किया है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये मेरी वो स्टोरेज अकाउंट है जो हमारा क्रिएट हुआ है क्लाउड शेल के लिए। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं ताकि हम देख पाएँ कि हाँ हमारा कोई और भी स्टोरेज अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यहाँ पर है, ताकि आपको ये लगे कि जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअली वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। थोड़ा ऊपर गए, यस गाइस वही है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा है हर्ष एरिना पावर शेल। उसने हमें जस्ट हर्ष एरिना CLI नहीं दिखाया, वो उसने हमें पावर शेल भी दिखाया। और थोड़ा रिफ्रेश भी करते हैं पोर्टल में और या हर्ष एरिना CLI के नाम से भी हमारा एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया। गाइज बस इतना ही है। अब मैंने आपको कहा भी था बहुत आसान है, बहुत इजी है और जल्दी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइज दैट टू बी ऑल फॉर टुडे सेशन, जिसमें हमने सीखा कि स्टोरेज अकाउंट एजोर पोर्टल से, CLI से और पावर शेल से कैसे क्रिएट करते हैं। एंड आई एम श्योर जो लोग एजोर स्टोरेज को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होगी और थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा और हेल्पफुल भी रही होगी ऑब्वियसली। ऑलराइट गाइस, बिफोर टू एंड दिस सेशन मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये गाइस कि आई एम मूविंग टू बेंगलोर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज जो बेंगलोर में ही हैं। और अगर अपने घर आ गए और बाद में हमारा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप वहाँ जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वी कैन डेफिनेटली मीट। और मैं श्योर हूँ कि काफ़ी लोग वहाँ पर रहेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स रियली अ गुड टाइम टू स्पेंड टुगेदर। और आई गॉट अ न्यू जॉब एज वेल गाइज, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर जाके ज्वाइन करूँगा एंड आई कैन डेफिनेटली सी यू। मैं यहाँ से डे आफ्टर टमोरो, मतलब the date I could give you like January 10 approximate, sorry not January 10, June 10. I told you it's night time, 12 बज के कुछ 10 मिनट 15 मिनट हो गए, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सोने का टाइम हो गया। तो ये ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स हो सकती हैं। और गाइज उसके साथ साथ जो बाकी सिटीज़ हैं मैं उनमें भी आऊँगा, क्योंकि आई प्रॉमिस्ड यू मैं ज़रूर आपके लिए आपसे मिलने आऊँगा, ट्रैवल करेंगे और मैं आपसे पर्सनली मिलूँगा। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने साथ रखिए। और ऑब्वियसली हु इज़ लिविंग इन बेंगलोर और आप मिलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू माई होम, आई विल शेयर द एड्रेस और आप डेफिनेटली यू कैन से हेलो टू मी, बट नॉट नाउ, क्योंकि अभी गाइज हमने सिर्फ डिस्टेंस रखना है थोड़ा सा। मतलब ऑब्वियसली अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, अपनी फैमिली को अपने आप को बचाना है। जो भी प्रिकॉशंस हम कोविड-19 में ले सकते हैं हमने लेने हैं, बिकॉज यू नो सर्वाइवल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एट द मोमेंट। और मैं समझ सकता हूँ गाइस कि व्हेन यू लॉस्ट योर लव्ड वंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई डू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं गाइस, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ट्रेश टॉक काफ़ी हो गया मैं इसको ट्रेश टॉक इसलिए बोलता हूँ, ये कुछ नॉलेज नहीं है, बट आई रियली लाइक टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। और जैसे मैंने कहा बहुत जल्दी मैं एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ इसी चैनल पे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा और मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो इन द एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आई होप कुछ नॉलेज आपको मिला ही होगा इसमें से। और अभी के लिए अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस, पीस।